हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये इकोनॉमी पीवाईक्यू का पार्ट 3 होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। हमें बताना है कि लास्ट के 5 साल में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन रहा है राइस का। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये कह रहा है कि जो हम एडिबल ऑयल्स हैं उसको जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये एक फैक्ट है कि जो हमारा एडिबल ऑयल्स हैं उसकी जो डिमांड होती है वो हम इंपोर्ट के थ्रू मीट करते हैं। लगभग हमारा 10% जो हमारी एडिबल ऑयल्स की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट होती है। बाकी सारी हम किस पर डिपेंड है, इंपोर्ट पर डिपेंड है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज ए स्पेशल केस। भाई अपना खुद सोचो, ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ना कस्टम ड्यूटी इम्पोज ही नहीं कर रहा है जब हम एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी कैसे, ऑल एडिबल ऑयल्स। आप खुद सोचो, ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं करेगी, यानी कि क्या है, हम बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो यहाँ पर जब वो हमारी कंट्री में एंटर करेगा तो उस पर हम एक ड्यूटी लगा देंगे, एक तरह का टैक्स लगा देंगे। मान लेते हैं उस पर 15 रुपये टैक्स लगा दिए, सो अभी हमारी कंट्री को 115 रुपये में पड़ेगी। अब खुद सोचो, अगर हम इस पर ये ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोगों को तो लॉस हो जाएगा ना, उस इंडस्ट्री को तो लॉस हो जाएगा ना। और हमारा जो मेन कंसर्न है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी ना लगाएं। यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा ए, 1 ओनली। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिका नट, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सीसम, टर्मरिक। The Cabinet Committee on Economic Affairs has announced the minimum support price for which of the above। अब इसमें बताना है कि जो MSP है वो किन किन क्रॉप पर दी जाती है। और इसमें देखो एक इन्फॉर्मेशन और मिल गई कि इसको अनाउंस कौन कर रहा है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, अनाउंस करता है कौन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन इसको रिकमेंड कौन करता है कि कितनी MSP होनी चाहिए, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। वो रिकमेंड करेगा और डिसाइड कौन करेगा, अनाउंस कौन करेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो एक बार ऑप्शंस देखते हैं। तो हमने MSP से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो MSP हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हर बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कौन रिकमेंड करता है, कौन अनाउंस करता है, कितनी क्रॉप्स है, किसको कम किया, किसको ज़्यादा किया, इनमें से कौन सी रबी क्रॉप्स है, कौन सी खरीफ क्रॉप है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाओगे। सो देखते हैं। देखो जो MSP होता है वो किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है, पैडी, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी। रागी बोले तो फिंगर मिलेट, बार्ले, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, शुगरकेन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, रेपसीड एंड मस्टर्ड। उसके अलावा कॉटन, जूट और टोबैको को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट एंड सीसम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 5 एंड 6। 2, 4, 5 एंड 6 बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें देखो कॉफ़ी दी हुई है। कॉफ़ी ये नहीं है कि इसकी बहुत ज़रूरत है, इस पर लोग डिपेंड है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम कॉफ़ी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी इकॉनमी नहीं चलेगी। भाई अगर कॉफ़ी प्रोड्यूस नहीं भी हो रही है, उस पर अगर MSP नहीं भी दे रहे हैं तो काम चल जाएगा। तो 3 हमारे इसमें होना नहीं चाहिए। तो 3 चला गया, तो D चला गया, A चला गया एंड C चला गया। ये भी एक कॉमन सेंस से हो गया। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस क्रॉप को MSP दी जाती है। ठीक है, सो कॉफ़ी के थ्रू हम अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। आगे चलते हैं। What is the advantage of implementing the National Agriculture Market Scheme? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक तरह का नेशनल मार्केट क्रिएट कर लेंगे। किसके लिए, एग्रीकल्चर कम्योडिटी के लिए।
किस लिए कि जो हमारी करंट APMC जो मंडीज़ बोलते हैं ना, उन मंडीज़ को हम क्या कर सकें, ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट कर सकें। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू। भी ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ये जितनी भी मंडीज़ होती हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पर, एक पोर्टल पर लाकर कनेक्ट कर देगा। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फार्मर एक्सेस टू नेशनल वाइड मार्केट विद प्राइस कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। जितनी भी नेशनल वाइड मार्केट्स हैं, जितनी भी मंडीज़ है, फार्मर को उनका एक्सेस होगा, तो उससे वो अपने प्राइस को भी सेट कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी चेक भी करवा सकते हैं। हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा C 1 और 2। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप एग्रीकल्चर। ये कह रहा है कि ड्रिप एग्रीकल्चर करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। देखो, सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन क्या होती है। इरिगेशन की फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जो रूट्स होंगी डायरेक्टली रूट्स पर ही हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। या तो हम बिल्कुल सॉइल के ऊपर ड्रिपर्स लगा देंगे या फिर बिलो सॉइल सरफेस ड्रिपर लगा देंगे ताकि डायरेक्टली रूट्स को क्या मिले, पानी मिल जाए। इसमें हमें इसके फ़ायदे बताने हैं। ऑप्शन देखो, रिडक्शन इन वीड। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। ड्रिप इरिगेशन का ये एडवांटेज है कि जो वीड है, जो अनवांटेड ग्रोथ्स हैं प्लांट की, वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि जो पानी है वो डायरेक्टली किसको मिल रहा है, रूट्स को मिल रहा है। आसपास के एरिया को वो कंडीशन नहीं मिल पाई, आसपास के एरिया को उतना मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा कि वहाँ पर वीड्स की ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। रिड्यूस इन सोइल सैलिनिटी, नहीं, ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। जो ड्रिप इरिगेशन है उसका ये डिसएडवांटेज है कि सोइल की जो सैलिनिटी है इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पर जो सॉल्ट कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। जब हम पानी ही बिल्कुल रूट्स में दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा वाटर फ्लो नहीं करेगा और उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा, तो सॉइल इरोजन भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 और 3। करेक्ट ही पूछा है ना। हाँ, तो आंसर हो गया 1 और 3 ओनली, C। द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन इज़ प्रोवाइडेड बाय। देखो, जिस तरह से जो राइस पर दिया जाता है, वीट पर दिया जाता है मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको MSP बोलते हैं। उसी तरह से जो शुगर केन में दिया जाता है MSP, उसको बोला जाता है FRP। तो इसमें बताना है कि FRP को कौन अप्रूव करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर। हमें बताना है कि जो मार्केट्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, उसको कौन रेगुलेट करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट, APMC। जो मार्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर काम करती है वो है APMC। इनको हम बोलते हैं मंडीज़। हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी आपको ये मंडीज़। तो ये एक्ट कौन एनेक्ट करता है, स्टेट्स एनेक्ट करती है। इसीलिए बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो गया B, APMC। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1996-1997 टू प्रोड्यूस लोन असिस्टेंट टू पुअर फार्मर। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ना कि पुअर फार्मर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1974 एंड 75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम प्रिपेयर करके नहीं जा सकते और आपको इस तरह से चीज़ें प्रिपेयर करनी भी नहीं है। देखो, ये कब का एक्ट पूछा हुआ है, कब का प्रोग्राम पूछा हुआ है, 1974-75 का। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने पुराने प्रोग्राम्स को भी पढ़ने बैठें। ये तो फिर पता नहीं 1947 का पूछ लेगा। ये थोड़ी ना है कि हम सब चीज़ों को पढ़ने बैठें। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली गलत हो जाएंगे। देखो, आप इतनी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा B, द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे वुडन प्लग थे उनको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है किससे, स्टील के प्लग से। ठीक है,
तो उसमें बताना है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा। लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमने अपने असेट को क्या किया है, इम्प्रूव किया है, तो उसमें लेबर का कोई रोल ही नहीं है। ये किसकी बात कर रहा है, लेबर एग्यूमेंटिंग। लेबर एग्यूमेंटिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने लेबर की स्किल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमने अपने लेबर की स्किल को थोड़ी ना इंक्रीज़ किया है, हमने तो हमारा एक असेट था, उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है एक बेटर असेट से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमने कोई स्किल नहीं प्रोवाइड करवाई अपने लेबर को। नेक्स्ट, कैपिटल एग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, यस बिल्कुल, हमने अपने कैपिटल को ही तो चेंज किया है, चेंज करके उसको बेटर कर दिया है, उसको अपग्रेड कर दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कैपिटल रिड्यूस किया, हमने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, नहीं भाई, हमने बेटर चीज़ को अडोप्ट किया है, ना कि रिड्यूस। ठीक है, अगर ये होता है कि स्टील से हम वुडन की तरफ आते तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता। ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं, ये भी गलत, तो अपना आंसर आ गया बी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है सीड विलेज कॉन्सेप्ट को। देखो, सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीड विलेज बनाएंगे। सीड विलेज बोले तो कि हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें ट्रेंड जो फार्मर होंगे वो क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे खुद के लिए और फार्मर्स के लिए एट अफोर्डेबल प्राइस। तो इस चीज़ को बोलते थे सीड विलेज कॉन्सेप्ट। इसमें से बताना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब उसमें पूछे ना कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें सारे ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, encouraging the farmer to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seed from others। अब खुद देखो ऐसे कैसे हो गया कि वो कह रहा है कि फार्मर्स अपने ही फार्म सीड्स को यूज़ करें और दूसरों के जो सीड्स हैं उसको बाय ना करें। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ फार्मर हैं, ट्रेंड हैं, वो सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन ये तो डिस्करेज कर रहा है कि दूसरों से सीड नहीं लेने। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। Involving the farmer for training in quality seeds production and thereby to make available quality seed to others at appropriate time and affordable cost। यस बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। बट इसको ठीक करने से पहले एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं। भाई, ट्रेंड फार्मर्स क्या होते हैं, वही तो जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देंगे, किस चीज़ में, अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस करने में, ताकि वो अप्रोप्रिएट टाइम पर और अफोर्डेबल कॉस्ट पर उसको दूसरों को प्रोवाइड करवा सकें। मार्किंग सम विलेज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये कह रहा है कि कुछ विलेजेस को हम एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए, सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन के लिए मार्क कर देंगे, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योर्स इन द विलेज एंड प्रोवाइडिंग दैम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनी, नहीं भाई, गलत। अगर कोई भी कंपनी आ गई, कंपनी किस चीज़ पर काम करती है, अपने प्रॉफिट पर। ये कह रहा है कि हम किसी एंटरप्रेन्योर को हम आइडेंटिफाई करेंगे विलेज में, उसको टेक्नोलॉजी देंगे, फाइनेंस देंगे, ताकि वो एक अपनी सीड कंपनी बना ले, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो इसका जो बेस्ट आंसर है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो होगा बी। आगे चलते हैं। द टर्म वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज़ रेफर टू ए ग्रेड ऑफ। इसमें हमें बताना है जो ये वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसकी क्वालिटी, किसका ग्रेड बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्रूड ऑयल। दो तरह के बेंचमार्क होते हैं क्रूड ऑयल के लिए, एक तो वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट एंड सेकंड ब्रेंट क्रूड। ये जो वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम अमेरिका से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बेंचमार्क के लिए WTI होता है। एंड ब्रेंट क्रूड किसके लिए होता है, नॉर्थ सी से जब हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। हमें ट्रिम से रिलेटेड चीज़ें बतानी है, कौन सी चीज़ें करेक्ट है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, यस, ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। क्वांटिटेटिव कौन सी होती है, जिसको हम क्वांटिटी में बता सकें। आगे देखते हैं। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देखो, ये किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन जो भी सर्विसेज होती है उसको हम क्वांटिटी के अंदर मेज़र नहीं कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सिर्फ एक ही सर्विस लेंगे, दो ही सर्विस लेंगे, आधी सर्विस, है ना, ऐसी नहीं होती हैं चीज़ें। सो ये गुड्स से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। सो सेकंड अपनी गलत हो गई, तो बी चला गया, डी चला गया और ए चला गया। अपना आंसर आ गया सी, 1 और 3। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट
ठीक हो जाती है, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट नहीं करता है, ये ट्रेड पार्ट को रेगुलेट करता है, कितनी चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पर कोल सेक्टर को भी नेशनलाइज कर दिया गया था, बैंक को भी नेशनलाइज किया गया था, रुपी को डिवैल्यू किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। सेकंड देखते हैं। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। अब खुद बताओ, कोल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो कोल पर डिपेंड है, और उसको बोल रहे हैं कि हम लॉटरी बेसिस पर डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर ऑक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड गलत हो गया। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। क्या कह रहा है कि टिल रिसेंटली, अभी तक इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंड थी कोल के लिए, लेकिन अभी सडनली क्या हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए कोल प्रोडक्ट के लिए। अब खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक तो हमारे पास कोल था ही नहीं, हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाएगी। हम अभी भी अपना कोल का मोस्टली जो डिमांड है वो इंपोर्ट से ही मीट करते हैं। ठीक है, सो सेकंड भी गलत और थर्ड भी गलत। हमसे करेक्ट पूछा है तो आंसर आ जाएगा ए, वन ओनली। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ उदय ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। उदय स्कीम अगर आपको पता है किससे रिलेटेड था, इसको इजीली कर ले जाओगे। तो ये किससे रिलेटेड था, डिस्कॉम से रिलेटेड था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोवाइडिंग फॉर द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है, सो स्कीम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर स्कीम को रटने बैठेंगे। ठीक है, बेसिक स्कीम को जो करंट अफेयर्स में थी उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, कुछ स्कीम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करके जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ और आर पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन थी, वो किस लिए बनाई गई थी, ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो लोग अफेक्ट हुए हैं माइनिंग ऑपरेशंस से। ठीक है, सो एक बार अब ऑप्शन देखते हैं। प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका काम क्या था, उन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाना जो अफेक्ट हुए हैं माइंस एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, सेकंड, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशंस। यस, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑथोराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशंस। ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि इसका मेन पर्पस सिर्फ ये था कि उन लोगों को बेनिफिट दिया जाए जो अफेक्ट हुए हैं माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, सो अपना आंसर आ जाएगा बी, टू ओनली। करेक्ट पूछा है ना इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ और आर रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताने हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे। सो इस तरह के क्वेश्चन में 99% ऐसा होता है कि आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। सो एक बार ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या क्या, कोई एकदम से अजीब सी स्टेटमेंट तो नहीं है। सो देखते हैं। सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। यस, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग जोन बना देंगे, उस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी बिल्कुल, तो इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी। प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस। यस, बिल्कुल, कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे। आपको ये नहीं होगा कि आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अलग जगह जा रहे हो या और लाइसेंस लेने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हो। आपको एक जगह एक विंडो मिल जाएगी, एक ही जगह पर आप सारे क्लियरेंस ले सकते हो। ठीक है, सो ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। एक हमने फंड बनाया है जिसमें अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड फंड अवेल कर सकते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में 99% हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। इसका आंसर हो जाएगा टी। ये क्वेश्चन शायद तीसरा है जो हम इस तरह से कर रहे हैं कि कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है या कोई चीज़ प्रमोट कर रही है और आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इंडिया, इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव ए कंबाइंड वेटेज ऑफ 37.90%. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज। हमें बताना है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है जो IIP में लिस्टेड है, और ये क्वेश्चन हर किसी को आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? CCNR में फंसी,
CCNR क्या होता है? C से कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो अभी ऑप्शन में देखते हैं, सीमेंट है, यस, फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट। टेक्सटाइल इसके अंदर नहीं आता है, कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। सो अपना आंसर हो जाएगा C, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। देखो मैंने एक ऑब्जर्वेशन ये किया है कि जब भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हों, 5-6 ऑप्शंस हो, तो कभी भी सारे के सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार आप जब MCQ करो या PYQ करो तो एक बार ये चीज़ ऑब्जर्व करना, 4 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो ऑल ऑफ द अबव कभी भी नहीं होता है, ओके। आगे चलते हैं। डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, वाई डज इंडिया इम्पोर्टेड मिलियंस ऑफ टन ऑफ कोल्स। ये बोल रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है कोल के लिए, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट पर डिपेंड है, क्यों? अब देखो एक चीज़ देखना, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है और एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लास्ट में करके आए हैं। देखो 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 देखो, इसमें बोल दिया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अगर हम पहले ये क्वेश्चन कर लिया होता, PYQ कर लिए होते, तो हमें पता होता कि अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये ऑप्शन चला जाता और ये ऑप्शन के जाते ही हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे PYQ हेल्प करते हैं। बहुत बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली ऑप्शन में आ जाएंगे या फिर ऑप्शन उठकर क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। सो अब हम रीज़न देखते हैं इसका क्या है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्री फॉर द प्रेजेंट यूज़। ये देखो कितनी अजीब सी बात कह रहा है कि इंडिया की ये पॉलिसी है कि अभी तो जो हमारे कोल रिजर्व है उसको हम सेव करके रखते हैं, हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर लेंगे, अभी तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं दूसरी कंट्री से। ये तो ये वाली बात हो गई कि मेरे पास कुछ पैसे हैं लेकिन मैं अभी उनको फ्यूचर के लिए बचा के रख रही हूँ, और जो अभी मेरी जो नीड्स है वो मैं कैसे फुलफ़िल कर रही हूँ, किसी दूसरे से उधार लेके। तो ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई, ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाता है। फर्स्ट गलत होते ही A चला गया, C चला गया एंड D चला गया, अपना आंसर आ गया B, 2 एंड 3। आगे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द इंडिया। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक तो ये क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ कितना भी हो सकता है, 60%, 70%, 80%। एक तो इसने एग्जैक्ट नहीं बताया तो ये ब्रॉड टर्म आ गई। दूसरा ये कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट है वो कोल बेस्ड है, और हमारे इंडिया में क्या है कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हम उस चीज़ को इंडिया से, क्योंकि हमारे पास देखो बहुत सारे कोल रिजर्व्स तो हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से हमें टाइमली सप्लाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारे पास अभी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया हैं जो हिली एरिया में, वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करना चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो ये ऑप्शन अपना ठीक हो गया। आगे देखते हैं। स्टील कंपनीज नीडेड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। जो स्टील कंपनी होती है उसको 0.8 टन कुकिंग कोल चाहिए होता है 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। तो यानी कि स्टील कंपनी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट के थ्रू ही मीट कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी अपने ठीक हो जाती है। सो अपना आंसर आ गया 2 एंड 3। सो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेटरी इन इट्स इफेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ज़्यादा इन्फ्लेटरी होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होती है, कब होती है इन्फ्लेशन? जब इंसान के पास ज़्यादा पैसे हो, जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए तब इन्फ्लेशन होती है। देखो कैसे, अगर मार्केट में 5 लोग हैं, उनके पास पैसा है और उनको एक फ़ोन ख़रीदना है, इस फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये है। ए बोलेगा कि मैं इसको 11,000 में ख़रीदने को तैयार हूँ, बी बोलेगा कि मैं इसको 12 में ख़रीदने को तैयार हूँ, सी बोलेगा मैं 13 में ख़रीदने को तैयार हूँ। तो क्या हुआ, लिमिटेड सप्लाई थी लेकिन लोगों के हाथ में मनी है। जब वो मनी लोगों के हाथ में होगा तो वो चीज़ें डिमांड करेंगे। जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी लोग डिमांड करेंगे और सप्लाई हमारी कांस्टेंट होती है। इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इन्फ्लेशन का रीज़न क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अभी। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जो गवर्नमेंट ने डेट लिया था उसको रीपे कर दिया। आगे देखते हैं। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। ये क्या कह रहा है कि पब्लिक से पैसे ले रहे हैं। जब हम पब्लिक से पैसे ले लेंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो चीज़ें डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। आगे देखते हैं। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस ए
बजट डेफिसिट, ये क्या कह रहा है, हम बैंक से लोन ले लेंगे। जब बैंक से लोन ले लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा। भाई बैंक क्या तो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पैसे दे सकता है या फिर पब्लिक को पैसे दे सकता है। उसने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया तो पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो वो चीज़ें डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा अपना ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, इसके अंदर क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, नया मनी क्रिएट कर रहे हैं। जब नया मनी हम क्रिएट करेंगे, देखो ये जो दो ऑप्शन थे इसके अंदर क्या था, इकोनॉमी में 100 ही रुपये थे और वही उन्हीं 100 रुपये से डीलिंग हो रही थी। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें हम नए मनी को क्रिएट कर रहे हैं। अब मार्केट में 110 रुपये, 10 रुपये एक्स्ट्रा नई मनी क्रिएट कर दी, 110 हो गए। तो ये 10 रुपये तो इन्फ्लेशन करेंगे ना, ये तो लोगों के पास जाएंगे तो वो लोग डिमांड करेंगे, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। ये बोल रहा है कि रिसेशन के टाइम पर कौन से स्टेप हमें उठाने चाहिए। देखो रिसेशन क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी क्या करे, नेगेटिवली ग्रो करे, हमारा जीडीपी नेगेटिवली ग्रो करे 2 सक्सेसिव क्वार्टर के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है। सो इसमें बताना है कि हमें कौन सा स्टेप लेना होगा रिसेशन के टाइम पे। अब इस केस में जब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है तो लोगों के पास हाथ में पैसा भी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। ग्रोथ की तरफ कब लेके जाएंगे, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा और वो डिमांड करेंगे। इस सिचुएशन में क्या है कि अब पैसा ही नहीं है लोगों के हाथ में। सो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, कट इन टैक्स रेट अकम्पनी बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ये क्या कह रहा है कि हम टैक्स रेट तो कम कर लेंगे, यहाँ तक तो ये चीज़ ठीक है, हम इतना पढ़ के जल्दबाजी में इस ऑप्शन को ठीक कर देंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम आगे नहीं पढ़ेंगे, एक्साइटेड होके यहीं पर ही हम मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन को अच्छे से देखना है। ये क्या कह रहा है कि हम टैक्स रेट को कट कर देंगे कि उसकी इनकम में से हम कम रुपए टैक्स के रूप में लेंगे। किसी इंसान की इनकम अगर 100 रुपये है तो उसमें से हम क्या करेंगे, पहले 10 रुपये टैक्स दे रहा था तो अब उसको टैक्स रेट को 10 की जगह हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो इधर तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट की, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होगा ना इकोनॉमी में बैंकिंग के थ्रू जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो ज़्यादा कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब अब क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर 100 रुपये है, 100 रुपये इंसान कोई लोन लेता है तो उसको पहले 5 रुपये उस पर पे करने होते थे। जब उसको रीपे करना होगा तो वो 105 करेगा। अब ये क्या कह रहा है, इंक्रीज़ कर देंगे हम, यानी कि 5 से बढ़ा के 10 कर देंगे, तो अब उसको 110 रुपये देने होंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी इंसान, ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो बैंक से भी लोन नहीं लेगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, यस, ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या करे, जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट है उस पर क्या करें, एक्सपेंडिचर करें। जैसे रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, उनको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, लेबर के हाथ में पैसे आएंगे। कंस्ट्रक्शन में और चीज़ें, मटेरियल चाहिए होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे, चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हर किसी के पास हाथों में पैसे आ जाएंगे। जब हाथों में पैसे आ जाएंगे तो वो चीज़ों को डिमांड करेंगे और उससे हमारी इकोनॉमी वापस से रिसेशन से बाहर आने लगेगी, ठीक है। सो अपना ऑप्शन ठीक हो जाता है बी। आगे देखते हैं, सी भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है। देखो अगर टैक्स रेट को इंक्रीज कर देंगे, पहले इंसान क्या कर रहा था, 5 रुपये टैक्स दे रहा था, अब वो 10 रुपये टैक्स दे रहा है, तो पहले उसके पास 95 रुपये बचते थे और अब उसके पास 90 रुपये बचेंगे, तो उसकी जो हाथ में क्या हो गए, पैसे कम हो जाएंगे, तो वो कम डिमांड करेंगे। सो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, टैक्स रेट को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, ठीक है। आगे रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ठीक होगा। डिक्रीज, अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी एक्सपेंडिचर तो जो रिसेशन वाली सिचुएशन है वो और वर्स हो जाएगी। आगे चलते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसका रीज़न क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है। अब इन्फ्लेशन के ब्रॉडली 2 रीज़न बताए गए हैं, 2 कॉजेज बताए गए हैं, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है
कि डिमांड करने की वजह से इन्फ्लेशन होती है, और कॉस्ट पुश में क्या होता है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से जो भी चीज़ बन रही है ये उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लैंड है, उसका रेंट अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस लैंड पर उसका भी प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन होगी वो किस वजह से हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस के इंक्रीज होने से। सो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल के अंदर क्या होता है, डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से हमारी इन्फ्लेशन पर इफेक्ट आता है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बताया था ना। और लोग डिमांड कब करते हैं, जब उनके हाथ में क्या हो, मनी सप्लाई हो, ठीक है। सो डिमांड की वजह से जब इन्फ्लेशन होती है तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऑप्शन देखते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी नाम से पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, एक्सपेंडिंग वाली। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी। सो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को अपनाएगी तो हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। फिस्कल स्टिमुलस, इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसीज़ लेके आती है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको क्या मिले, स्टिमुलस मिल सके। गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आती है कि लोग डिमांड ज़्यादा करें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी जब लोग डिमांड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज। इसमें नाम से पता लग रहा है इन्फ्लेशन और वेजेस को क्या कर दिया, लिंक कर दिया। जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे अपनी वेजेस भी इंक्रीज कर दी जाएगी, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। किसी इंसान की वेजेस 100 रुपये है और उस वक्त 2% इन्फ्लेशन है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ के 3% हो जाती है और उसी प्रपोर्शन में अगर उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड पर तो इफेक्ट नहीं आया ना, इतनी उसकी वेज बढ़ी, उसी प्रपोर्शन में इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वो एक्स्ट्रा डिमांड कहाँ से कर पाएगा। सो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। थर्ड गलत हो गया तो सी चला गया, डी चला गया, बी चला गया। अपना आंसर आ गया 1, 2 एंड 4 ओनली। अब 4 देखते हैं, हायर परचेजिंग पावर। यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है अपनी। हायर परचेजिंग पावर यानी कि कंज्यूमर के पास मनी है और उनको कॉन्फिडेंस है और उसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, ओके। और जब वो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन होएगी होएगी। इसमें भी नाम से ही पता लग रहा है हायर परचेजिंग पावर, कि लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। परचेजिंग पावर है तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड होगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी। सो ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब अगर किसी इंसान को लोन देना डिफ़िकल्ट कर दें, पहले अगर कोई इंसान 100 रुपये लोन ले रहा था और उसको उस पर 5 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा था तो टोटल उसको 105 रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया। तो 100 रुपये पे अगर अब उसको 20 रुपये देने पड़ेंगे तो उसको इन टोटल 120 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे, तो उसके लिए महंगा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में लोग लोन लेना कम प्रीफर करेंगे। जब लोन कम लेंगे तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो डिमांड को इंक्रीज़ कर सके। सो अपना आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। को ये जो CPI और WPI है ये इन्फ्लेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों इंडेक्स। CPI रिटेल लेवल पर मेज़र किया जाता है और WPI होलसेल लेवल पर। देखो क्या होता है, चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस होने के बाद वो फैक्ट्रीज़ में जा रही हैं, चीज़ें प्रोड्यूस होने के बाद जब फैक्ट्रीज़ में आ रही है तो चीज़ें यहाँ पर बल्क में बेची जाती है, तो इसको बोलते हैं होलसेल मार्केट, जहाँ क्या हो, बल्क में चीज़ें बेची जाती है। और यहाँ से जो रिटेलर्स होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, यहाँ से अपना सामान उठाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिटेल मार्केट। रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास चीज़ें पहुँचती हैं, ठीक है। सो जब होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन को नापा जाए, इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाए तो इसको बोलते हैं WPI, और जब रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाए तो होता है CPI, ठीक है। सो अब आप खुद बताओ, फूड प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली CPI
रिटेल मार्केट पे। सो यहाँ डायरेक्टली जो कंज्यूमर है वही तो कंज्यूम करेगा ना फूड को। ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। जो सीपीआई है उसमें फूड का वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। जो WPI होता है उसके अंदर सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता। कभी सुना है कि होलसेल में कोई सर्विस बिक रही है, कि होलसेल में कोई पढ़ा रहा है, वो तो होलसेल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसीडर किया जाता है, और दूसरी ओर CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडोप्टेड WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। जो RBI है उसने CPI कंबाइन को अडोप्ट किया है एज ए मेजर फॉर इन्फ्लेशन। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ गया 1 और 2 ए। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की अथॉरिटी RBI की होती है। RBI क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ये बोल रहा है कि रिजर्व बैंक का कोई रोल ही नहीं है, इसमें RBI की ही अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। आगे देखते हैं। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। भाई जितना मनी लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा ना वो डिमांड करेंगे, ना डिमांड करेंगे तो उसका प्राइस भी इंक्रीज नहीं होगा चीज़ों का। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो गई। जब मनी सर्कुलेशन कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। आगे देखते हैं। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। नहीं, ये गलत हो गया। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इन्फ्लेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इन्फ्लेशन के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी भी बहुत अच्छे से कवर करके जानी है, और ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, ईजी होती हैं। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर। तो डेटर क्या होता है, जो इंसान क्या करे, उधार ले। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए ने बी को 100 रुपये उधार दिए हैं, तो जो इंसान उधार ले रहा है उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, सो बी ने क्या किया है, 100 रुपये उधार लिए हैं, तो बी क्या हो गया, अपना डेटर हो गया। और जब ये इसको वापस करेगा पैसे, तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलाकर वापस करेगा। 10 रुपये उसका इंटरेस्ट रेट है। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, सो अब जब वो उसको वापस करेगा, 110 रुपये वापस कर रहा है, जो ये 110 रुपये है इसकी वैल्यू तो गिर गई ना इन्फ्लेशन होने की वजह से। जो चीज़ अगर ए 110 रुपये में पहले खरीद पाता, वो चीज़ अब वो 110 रुपये में नहीं खरीद पाएगा। तो इस सिचुएशन में जो बी होगा वो बेनिफिट होगा और ए को लॉस होगा। यानी कि जो डेटर होगा उसको बेनिफिट होगा, और जो ए जिसने क्या पैसे दिए हैं, जो उधार पर पैसे दे रहा है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। सो क्रेडिटर को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि अब जो उसके पास 110 रुपये आए हैं उसकी वैल्यू कम हो गई है, मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसको और आसान भाषा में समझाऊं, जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कैसे कम होती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है, मनी की परचेजिंग पावर कम होती है जब इन्फ्लेशन होती है तब। अब एग्जांपल बताती हूँ। पहले क्या होता था, टॉफ़ी होती थी ना, वो 1 रुपये की 2 आती थी, लेकिन इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या हुआ, अब वो 1 रुपये की 1 ही टॉफ़ी आ रही है तो ये 1 रुपया ही, लेकिन पहले वो 2 चीज़ खरीद पा रहा था और अब इन्फ्लेशन की वजह से वो सिर्फ एक ही चीज़ खरीद पा रहा है। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो मनी की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। पहले वो 2 चीज़ खरीद पा रहा था और अब वो सिर्फ एक ही खरीद पा रहा है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब ए को 110 रुपये मिलेंगे तो 110 रुपये में वो कम चीज़ें खरीद पाएगा। लेकिन अब देखो, जो डेटर है, डेटर को 110 रुपये ही देना है, और डेटर को पता है कि जो मैं 110 रुपये दे रहा हूँ उसकी वैल्यू गिर चुकी है। उसकी वैल्यू हो सकता है 100 रुपये के बराबर हो सकता है 90 रुपये के बराबर हो। एक्चुअल में तो उसके पास से जो वैल्यू जा रही है वो कम जा रही है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमेशा डेटर को बेनिफिट होता है और क्रेडिटर को लॉस होता है। और सेम वही चीज़ हो जाएगा लेंडर और बोरोवर। बोरोवर को फ़ायदा हो जाएगा और लेंडर को नुकसान हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड देखते हैं, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक पर्सन है ए, उसके पास 100 रुपये का बॉन्ड है, ठीक है, उसने 100 रुपये में ख़रीदा है। जब मान लो वो इसको बेचने जा रहा है, उसको बेचेगा तो क्या होगा, उसको 100 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन इस 100 रुपये की तो वैल्यू गिर गई ना। आज महंगाई होने की वजह से ये जो 100 रुपये का बॉन्ड है वो 100 का नहीं रहा ना। जब वो इसको बेचेगा तो उसको तो 100 रुपये ही मिल जाएंगे, लेकिन इस 100 रुपये की तो वैल्यू कम हो गई ना। इस 100 रुपये से कोई भी चीज़ खरीदने जाएगा तो कम चीज़ मिलेगी ना। सो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है, इसमें बॉन्ड होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा ए, 39 का ए। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेटरी इन इट्स इफेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, 1 मिनट रुकना। 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम मोस्ट लाइकली इन्फ्लेटरी इन इट्स इफेक्ट 2013 में पूछा हुआ है और सेम क्वेश्चन पूछ लिया 2021 में। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, टी। भाई जब नया पैसा क्रिएट होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, और ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, और डिमांड होने की वजह से गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो आज के लिए वीडियो इतनी रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।